हम अब तक तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा हम नहीं कर पाए हैं। ये बात सही है, मुश्किलात हैं, सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी के साथ कई दिन बातचीत हुई, पर फॉर्मूला निकाला गया। एनसीपी के साथ तो पहले ही से था, डीएमके के साथ तो पहले ही से था, जेएमएम के साथ पहले से ही था, पर आम आदमी पार्टी एक नया गठबंधन था, पर हम उसमें सफल हुए। पर तृणमूल के साथ हम सफल नहीं हो पाए। पर क्या ममता जी पर क्या दबाव है, बीजेपी क्या दबाव डाल रही है उन पर, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। पर मैं ये सिर्फ ये कह सकता हूं कि पहले दिन से मैं कह रहा हूं, प्रवक्ता होने के नाते, महासचिव होने के नाते, कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं तृणमूल के साथ। पर जो गठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो सम्मानित ढंग से तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा घोषणा हो जाए। कल ब्रेक का दिवस है और उसके बाद 12 से 17 को अंतिम चरण होगा। नंदुरबार से शुरू होगा 12 तारीख दोपहर को, और 17 तारीख को मुंबई में एक महा रैली होने वाला है। इंडिया गठबंधन, जनबंधन के सभी पार्टियां मौजूद होंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को शुरू हुआ था मणिपुर से, और पहले दिन से राहुल जी कहकर आ रहे हैं कि इसके 5 स्तंभ हैं: नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। इस दौरान पिछले 20-25 दिनों में अंबिकापुर से लेकर पहली बार तो हमने किसान न्याय के बारे में हमने गारंटियां दी हैं। एमएसपी को लेकर, कर्जा माफी को लेकर, किसान के लिए जो और हमें करना है, जो हम करने वाले हैं, उसको लेकर हमने गारंटियां दी हैं। उसके बाद राहुल जी बार बार हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं, जिसके लिए पहला कदम जाति जनगणना, जाति गिनती, और उसके साथ जो देश की संपत्तियां हैं उसके मालिक कौन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, विकास का कीमत कौन चुकाता है और विकास का फायदा किसको मिलता है। तो ये 2 सर्वे हैं। 4 दिन पहले बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 सूत्री युवा न्याय का कार्यक्रम की घोषणा की है। 13 तारीख को धूले में मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी महिला न्याय को लेकर जो हमारी 4-5 गारंटियां हैं उसकी भी घोषणा करेंगे, और मुंबई में श्रमिक न्याय के बारे में भी घोषणा होगा। तो कुल मिलाकर जो हमारे 5 न्याय हैं, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पीछे जो सोच था, ये जो 5 न्याय हैं, इसके लिए इस चुनाव के संदर्भ में हमने जो गारंटियां दी हैं, मैं समझता हूं कुछ हद तक हम सफल हुए हैं। अभी जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को तक जानकारी पहुंचानी है, और कार्यकर्ता के द्वारा हम जनता के बीच में हमें ये संदेशा पहुंचाना है। अभी वक्त है, अभी टाइम लगेगा, पर मैं समझता हूं कि शुरुआत जरूर हुई है। और खासतौर से किसान न्याय को लेकर मैं समझता हूं अंबिकापुर से जब घोषणा की गई थी कि लीगल गारंटी दी जाएगी एमएसपी को, और स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू होगा एमएसपी को तय करने के लिए, वो संदेशा जन जन तक पहुंच रहा है। आप वही, मैंने आपसे सर मेरा जो मंत्री का गारंटी शब्द यूज करना, वो पहले गारंटी नहीं करते थे। वो उन्होंने देखा कि राहुल जी बार बार कर्नाटक में चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में उन्होंने गारंटी की बात की। तो अभी प्रधानमंत्री तो ऐसे देखिए, वो दूसरे के आइडिया में लेने में और अपने आप को श्रेय देने में उनका कोई मुकाबला नहीं। गारंटी का शब्द उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि अभी वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी। ये हम तो कोई एक व्यक्ति की गारंटी नहीं कर रहे, हम नहीं कह खड़गे की गारंटी या राहुल जी की गारंटी या सोनिया जी की गारंटी, हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि ये जनता चाहती है, जनता की मांग है, ये जनता की गारंटी है। ये हमारी गारंटी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि वो किसी मसीहा है कि मैं गारंटी दे। कौन है वो गारंटी देने वाले? वो थोड़ी व्यक्तिगत गारंटी थोड़ी है। तो और जब वारंटी पीरियड होने वाली है, जब 10 साल हो चुके हैं, अन्याय काल की हकीकत हमारे सामने है, महिला अन्याय, युवा अन्याय, किसान अन्याय, आदिवासी अन्याय, श्रमिक अन्याय, और अन्याय तो सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए नहीं हुआ है। पूंजीपति 2 या 3 पूंजीपति को लिए बहुत न्याय मिला है, पर सभी लोग, करोड़ों को अन्याय मिला है। तो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, ध्रुवीकरण को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
राम मंदिर को एक ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है। पर हम राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। और मेरा नाम, और खास तौर से मेरे दो नाम है, पहले नाम में राम और दूसरे नाम में भी राम। तो ये जब हम धर्म को लाते हैं राजनीति में, धर्म को भी घटाते हैं और राजनीति को भी घटाते हैं, और ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। धर्म का अर्थ ही अलग हो जाता है, राजनीति का अर्थ ही अलग हो जाता है। तो ये पर इनके पास ध्रुवीकरण के अलावा कोई हथियार नहीं। ये आर्थिक मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे, सामाजिक मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे। घुमा फिरा कर धर्म को कैसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। और 22 जनवरी तो एक राजनीतिक समारोह था, राजनीतिक फंक्शन था, चुनावी फंक्शन था। तो सर आपको लगता है कि जो ध्रुवीकरण और इस सबकी बात जो आप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसमें जो पर्टिकुलरली आप जो देखिए, अगर आप हमारे इतिहास देखें, कमंडल कैसे शुरू हुआ? कमंडल कैसे शुरू हुआ 1990 में? कमंडल तो मंडल के खिलाफ शुरू हुआ ना। जब मंडल कमीशन आयोग, मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं, वीपी सिंह ने घोषणा की कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, तब कमंडल शुरू हुआ इनका। तो कमंडल एक रेस्पॉन्स था मंडल का। तो 30 साल बाद, 34 साल बाद यही बात आ रही है। पर ये हम सिर्फ चुनाव के संदर्भ में नहीं कह रहे। राहुल जी 2 साल से कह रहे हैं, विकास की कीमत कौन चुकाता है, विकास का फायदा किसको मिलता है? यही तो सवाल, मूल सवाल है। तेजी से विकास होना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पर विकास की कीमत का बोझ किस पर पड़ रहा है, किस समुदाय पर पड़ रहा है, और फायदा कौन ले रहा है? यही तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। करोड़ों लोग कीमत चुका रहे हैं, पर 2 या 3 या 10 पूंजीपति इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये असमानता को दूर करना है, क्योंकि ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन है आर्थिक, सामाजिक, एक्चुअली सामाजिक पहले आता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सर क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम एक हों, लोग चाहते, जनबंधन है ना, लोग चाहते हैं कि हम एक हों। और पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे, अरे यार ये तो इंडिया है, इंडिया क्या है, मैं अकेला काफी हूं, सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। और अगर आप आज देखिए, बीजेडी के पीछे भाग रहे हैं, चंद्रबाबू के पीछे भाग रहे हैं, पवन कल्याण के पीछे भाग रहे हैं, अकाली दल के पीछे भाग रहे हैं। वो गठबंधन एनडीए को फिर से जीवित करने में लगे हुए हैं। इंडिया में 2 आई होते हैं, वो 2 आई निकाल दीजिएगा, ईमानदारी और इंसानियत, वो एनडीए बन जाता है। INDIA से पहला आई और चौथा आई निकाल दो तो एनडीए बन जाता है ना। तो इंसानियत और ईमानदारी दोनों निकाल दो, एनडीए बन गया। तो यही है ना 2024 की चुनाव, इंसानियत और ईमानदारी, ये हमारे मुद्दे हैं। एनडीए तो और जो समस्याएं हैं, स्पीड ब्रेकर हैं। हम अब तक तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा हम नहीं कर पाए हैं, ये बात सही है। मुश्किलात हैं, सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी के साथ कई दिन बातचीत हुई, पर फॉर्मूला निकाला गया। एनसीपी के साथ तो पहले ही से था, डीएमके के साथ तो पहले ही से था, जेएमएम के साथ पहले से ही था, पर आम आदमी पार्टी एक नया गठबंधन था, पर हम उसमें सफल हुए। पर तृणमूल के साथ हम सफल नहीं हो पाए। पर क्या ममता जी पर क्या दबाव है, बीजेपी क्या दबाव डाल रही है उन पर, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। पर मैं ये सिर्फ ये कह सकता हूं कि पहले दिन से मैं कह रहा हूं, प्रवक्ता होने के नाते, महासचिव होने के नाते, कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं तृणमूल के साथ। पर जो गठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो सम्मानित ढंग से तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा घोषणा हो जाए। हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी कुछ बयानें दी हैं जो आपत्तिजनक बयान है तृणमूल के नजरिए से, वो देना नहीं चाहिए था। वो समझ रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पर ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये लोकसभा के चुनाव है। तो कुछ संयम के साथ वो बयान देने की जरूरत थी, पर वो नहीं हो पाया। पर आज भी मैं कहता हूं, आज मैंने कहीं पढ़ा है कि तृणमूल
का पहला लिस्ट आने वाला है। आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक हम तैयार हैं तृणमूल के साथ समझौता करने के लिए। सर होनी चाहिए, फेस टू फेस बातचीत होनी चाहिए, चेहरा टू चेहरा। सर सीटें मैं मानता हूँ, आप एक कह रहे, आप पहले भी कहते आए कि ये एक हाइप है। ये देखिए, चुनाव ना, ये मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत माहिर हैं। ये मार्केटिंग में तो बड़ी कुशलता दिखाते ही हैं, पर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है ना, 370 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, ये सब बयान है, हकीकत नहीं है। अगर आप 370 पार करेंगे, सब गठबंधन के पीछे कहां पड़ रहे हैं आप? बीजेडी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप टीडीपी और पवन कल्याण के पीछे? क्यों भाग रहे हैं आप अकाली दल के पीछे? तो आप इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए थे, आपने पलटी करवा दिया नीतीश कुमार से, आरएलडी को भी पलटी करवा दिया। तो ये सब मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा, पर मैं यही कहूंगा, मैं हमेशा, मैं जब छोटा था, मैंने एक बहुत मशहूर फिल्म था, सुपर हिट फिल्म था, जिसके गाने आज भी मुझे याद है और सब लोग गाते हैं वो गाना, विश्वजीत और वहीदा रहमान। 20 साल बाद 2003 में क्या हुआ? दिसंबर के महीने में हम छत्तीसगढ़ बुरी तरीके से हारे, हम मध्य प्रदेश बुरी तरीके से हारे, राजस्थान बुरी तरीके से हारे, सिर्फ दिल्ली जीत पाए और हमारा मनोबल बहुत नीचे गिर गया था। मुझे आज भी याद है, हमारे सब बड़े बड़े नेता, मनोबल बहुत नीचे गिर गया था। पर 2004 में हमारी सरकार बनी ना, इंडिया शाइनिंग था, और हमारे देश के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और लोग कह रहे थे आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, आप छत्तीसगढ़ हारे हैं, राजस्थान हारे हैं, मध्य प्रदेश हारे हैं, जो अभी हुआ है। पर 20 साल बाद वही हमें देखने को मिला। यही 3 राज्य हम बुरी तरीके से नहीं हारे, पर हारे हैं। इससे मैं नहीं भागना चाहता हूँ। वोट शेयर का फर्क इतना नहीं है, पर सरकार तो नहीं बनी हमारी, 3 सरकारें, इनमें से 2 सरकारें हमारी थी। एक्चुअली ऐसा देखा जाए 3 सरकार थी। कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी के कारण वो सरकार गिरी मार्च 2020 में। तो 20 साल बाद ये भी हो सकता है। प्रधानमंत्री को भूलना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आप लोग इसको आगे यार, हमें काम करना है बस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम करते रहो, हमें करते रहना चाहिए। संगठन को और मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। तो होगा, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, और हमारा अकाउंट फ्रीज किया गया है। करोड़ों रुपया हमारा जो हम इस्तेमाल कर सकते थे, हमें खर्च करना पड़ता है चुनाव के समय। हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्यों? हमारे पहले नोटबंदी था, अभी अकाउंट बंदी, खाता बंदी हो गया कांग्रेस के खिलाफ। ये कर आतंकवाद है ना, टैक्स टेररिज्म है, कर आतंकवाद है, उसका भी हम सामना कर रहे हैं। तो हमारे नेताओं को भगाकर, वो चुनाव चिन्ह है, बीजेपी एकमात्र पार्टी है जिसके 2 चुनाव चिन्ह है, एक कमल का फूल और दूसरा वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन दिखाते हैं हमारे महाराष्ट्र के कुछ नेता, गुजरात के कुछ नेता, मध्य प्रदेश के कुछ नेता, सब भाग गए हैं। पर ठीक है, जब नेता भागते हैं, कार्यकर्ताओं को नया मौका मिलता है संगठन में। हमारे देश में चुनाव ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते। हमारे देश में पार्टियों के बीच में प्रतियोगिता होती है, पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है। पार्टी विचारधारा, पार्टी सिंबल, घोषणा पत्र, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी का प्रचार। और हम क्यों जीते 2004 में? हम क्यों जीते? मैं 2004 के चुनाव अभियान में मैंने भाग लिया, और मैंने देखा 2004 में सोनिया जी ने मुझे एक बात कही। मैं भी था, अहमद पटेल जी थे, जनार्दन द्विवेदी थे, सब लोग थे, और प्रणब मुखर्जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, और सोनिया जी ने एक बात कही। वो जो रामविलास पासवान के घर गई मिलने, देश वो राजनीति मौसम परिवर्तन आ गया, जलवायु परिवर्तन, उस दिन उन्होंने हम लोगों से कहा, उन्होंने देखिए आप लोग ये सब लोकसभा चुनाव के चश्मे से देखते हो, ऐसा क्यों नहीं देखते हो कि ये 29 राज्यों के चुनाव, अलग अलग राज्यों में चुनाव है,
और उसका पूरा क्यूमुलेटिव नतीजा लोकसभा चुनाव होगा। तो यही हुआ। हमारे पास चेहरा नहीं था, हमारी गठबंधन थी, कोई कॉमन मैनिफेस्टो नहीं था, कॉमन सिंबल नहीं था, पर हम लड़े। और हम ऐसा लड़े कि केरला में हमने अभियान था, तमिलनाडु में अभियान था, यूपी। अरे भाई, यूपी में हमको 22 सीटें मिली 2009 में। अगर आप देखें 2004 के बाद 2009 में 22 या 23 यूपी में, उत्तर प्रदेश में। 2009 की बात मैं कर रहा हूं। तो 2004 में मेरे ख्याल में 10 सीटें आई थी मुझे लोकसभा में। तो सोनिया जी ने कहा ये नेशनल इलेक्शन को इस चश्मे से देखो, इस नजरिए से देखो कि ये स्टेट में इलेक्शन होते हैं, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। तो वही तो हम इस बार कर रहे हैं। लेकिन सर, कॉमन मैनिफेस्टो तो कभी नहीं था, कॉमन मैनिफेस्टो तो कभी नहीं था, क्योंकि यूपीए का अगर आप नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखें, वो चुनाव सरकार बनने के बाद ही तय किया गया था, सरकार के पहले नहीं तय किया था। तो हाँ, कॉमन मीटिंग हुआ था, पटना में हुआ था, उसके बाद एक बयान आया, बेंगलुरु में हुआ था, बेंगलुरु के बाद बयान आया, मुंबई में हुआ था, मुंबई के बाद में एक बयान आया, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के बाद में एक बयान आया। तो जो प्राथमिकताएं हैं, जो किसान को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, हिस्सेदारी न्याय को लेकर, ये 5 न्याय एजेंडा जो है ना, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की एजेंडा नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की भी एजेंडा है। तो जनबंधन है, हम तो तैयार हैं, हम हैं तैयार। क्या 28 दिसंबर को हमारी रैली हुई थी नागपुर में, उसका नारा क्या था? हम तैयार, हम हैं तैयार, हम हैं तैयार, वही तो नारा था। सब तैयार, हम तैयार हैं। परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, जैसा कि मैंने कहा, नोटबंदी के बाद में खाताबंदी हुआ है हमारे खिलाफ, बेइंसाफी हुई है। अभी इलेक्शन कमीशन में भी आप इधर उधर आप देख रहे हैं, हलचल मच रहा है इलेक्शन कमीशन में। 9 महीने से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से, वीवीपैट को लेकर। सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ही नहीं है। तो ये सब इसका सामना हमें करना पड़ता है, सहनशीलता होनी चाहिए। राहुल गांधी का कितना इफेक्ट रहने वाला है? और अरे भाई, और नॉर्थ इंडिया से उनका लड़ना, और वो ही तय करेंगे, सीईसी तय करेगा। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, पर वायनाड से तो जरूर लड़ रहे हैं। पर देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आपने देखा उत्तर प्रदेश में उनका क्या असर था। प्रयागराज में उन्होंने पेपर लीक की बात की और 2 दिन बाद योगी सरकार ने उस एग्जाम परीक्षा को रद्द करना पड़ा उनको। असर देखा आपने उत्तर प्रदेश में, योगी को झुकना पड़ा। तो ये मुद्दे उठाते रहते हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो राहुल जी तो हमारे भारत जोड़ो यात्रा के चेहरे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा के चेहरे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चेहरे। और कैंपेन कैसे, क्योंकि आप कम्युनिकेशन कैंपेन तो हमारा है, पहले हम निकाल चुके हैं 10 साल अन्यायकाल। यही तो कह रहे हैं कि अमृतकाल का मुकाबला क्या है, 10 साल अमृतकाल, उसके बाद में 5 न्याय। यही तो हमारा कैंपेन है, और कोई इसमें कोई तो रॉकेट साइंस नहीं है। तो कैंपेन यही रहेगा, अभी देखते रहिए। कल परसों हमारा कैंपेन शुरू होगा। कैंपेन तो शुरू हो गया है एक सिस्टमैटिक तरीके से, पर 10 साल अन्यायकाल तो है ही है और 5 न्याय कार्यक्रम तो है ही है।